अगर कल को कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो क्या उसे तुरंत कुर्सी छोड़ देनी होगी? क्या सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर बिना किसी अदालत की सजा के चुने हुए नेता को सत्ता से हटाया जा सकता है? यही है वो सवाल दोस्तों जिसने देश की संसद को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया संविधान 130वां संशोधन बिल और उसके बाद जो हंगामा मचा है वो अपने आप में ऐतिहासिक था। कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, एआईएमआईएम और लेफ्ट तक पूरा विपक्ष एक ही सुर में कह रहा था कि ये बिल लोकतंत्र की हत्या है, संविधान पर हमला है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम राजनीति की गंदगी साफ करना चाहते हैं, हम नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल अब सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर असलियत क्या है? क्या ये बिल भ्रष्टाचार खत्म करने का उपाय है या फिर विपक्ष की सरकारें गिराने का नया राजनीतिक हथकंडा? तो आइए विस्तार से आपको समझाती हूँ इस पूरे विवाद को। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बिल कहता क्या है। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल। ये 3 बड़े अनुच्छेदों को बदलने का प्रस्ताव रखता है। सबसे पहला अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 164 राज्यों में मंत्रियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 239AA दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है और वो अपराध ऐसा है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है तो वो राजनेता अपने आप ही पद से हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ा विवाद क्या है? सबसे बड़ा विवाद ये है कि इसमें दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन जरूरी ही नहीं है। यानी अगर किसी पर आरोप लगे, केस चले और वो जेल में चला गया तो फिर गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत ही उसे सत्ता से बाहर करने के लिए काफी है। हाँ, रिहाई के बाद जरूर वो व्यक्ति दोबारा मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में लिखा है कि जनता अपने नेताओं पर भरोसा करती है। ये भरोसा तभी कायम रह सकता है जब नेता पर कोई गंभीर आपराधिक छाया ना हो। अगर कोई मंत्री जेल में है तो वो संवैधानिक नैतिकता और अच्छे शासन के रास्ते में बाधा है। दोस्तों, संसद के इस तूफानी सत्र का सबसे धमाकेदार और सनसनीखेज पल वो था जब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर वार कर दिया। वेणुगोपाल ने कहा जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे तब उन्हें सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त नैतिकता कहां चली गई थी? क्या उन्होंने उस समय मॉरलिटी निभाई थी? पूरा सदन अचानक शोर शराबे से गूंज उठा और फिर अमित शाह ने तड़ाक से पलटवार किया। मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुस्से में ये कहा कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया था लेकिन मैंने तुरंत इस्तीफा दिया और जब तक कोर्ट से बरी नहीं हुआ तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं संभाला। आप मुझे नैतिकता सिखाओगे? ये सुनते ही सत्ता पक्ष की बेंचों से जबरदस्त ठोक ठाक और नारेबाजी शुरू हो गई। याद दिला दूं आपको कि 2010 में अमित शाह को सीबीआई ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया था। उन्होंने उसी वक्त गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 3 महीने जेल में रहे, फिर जमानत मिली और 2014 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया सबूतों की कमी बताते हुए। तो अब अमित शाह उसी किस्से को सदन में उठाकर विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं। यानी उनका साफ संदेश ये है कि मैंने नैतिकता निभाई है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष भी वैसा ही करेगा? सरकार का कहना है कि ये कदम राजनीति को साफ करने और जनता का भरोसा वापस जीतने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बिल असल में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लाया गया है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी बोलती है कि ये ड्रैकोनियल है, यानी जनता की आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। भ्रष्टाचार विरोधी दिखाकर असल में विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का हथियार है। इसी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोलते हैं कि ये हमें मध्यकालीन जमाने में ले जा सकता है, यानी मिडिवल पीरियड में ले जाएगा,
जैसे राजा जिसे चाहे हटा देता था। बस ईडी को से केस लगवा दो और 30 दिन बाद चुना हुआ नेता गायब। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि इसका मकसद है सत्ता और पैसा अपने हाथ में रखना बिना किसी जवाबदेही के। ममता बनर्जी ने इसे हिटलरी हमला कहा और लिखा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म करने और संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। डीएमके के स्टालिन बोले कि यही है तानाशाही की शुरुआत, वोट चुराओ, विपक्ष को चुप कराओ और राज्यों को कुचल दो। ओवैसी बोलते हैं कि ये पुलिस स्टेट बनाने की साजिश है। वामपंथी दलों ने इसे फांसीवादी बिल कहा। यानी विपक्ष का आरोप तो साफ है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाएगा और उनकी सरकारें गिरा दी जाएगी। लोकसभा में जब अमित शाह ने ये बिल पेश किया तो विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, कागज फाड़कर फेंके, अमित शाह के ऊपर फेंके और सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर व्यक्तिगत तंज भी कसा और 2010 की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि क्या ये बिल सच में पास हो पाएगा? आपको बता दूं कि लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, 2/3 बहुमत चाहिए यानी 361 वोट। एनडीए के पास है सिर्फ 293। राज्यसभा में कुल 239 सदस्य हैं, जरूरत है 160 वोटों की। एनडीए के पास सिर्फ 132 है, यानी इस बिल का संसद से पास होना लगभग नामुमकिन है जब तक कि कांग्रेस या बड़े विपक्षी दल साथ ना दे। और अभी तो उनका मूड साफ है कि वो बिल्कुल साथ नहीं देंगे। इसके अलावा ये संविधान संशोधन है तो पास होने के बाद इसे आधे राज्यों से भी मंजूरी चाहिए। और अगर ये सब हो भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बिल जरूर चुनौती झेलेगा, क्योंकि ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी यानी जब तक दोष साबित ना हो इंसान निर्दोष है वाले सिद्धांत के खिलाफ है। तो फिर सरकार ने क्यों पेश किया है आखिर बिल जब ये पास होने के लायक ही नहीं है? यही तो है असली खेल। सरकार जानती है कि ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन इसे पेश करके वो धारणा की राजनीति यानी परसेप्शन पॉलिटिक्स खेलना चाहती है। विपक्ष अगर विरोध करेगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो ये लोग भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। विपक्ष अगर समिति जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल नहीं होगा तो बीजेपी कहेगी कि ये लोग क्लीन पॉलिटिक्स के खिलाफ है। और जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है जबकि विपक्ष इसमें रोड़े डाल रहा है। इन सब बातों के बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर इस बिल की टाइमिंग इतनी अहम क्यों है। ये बिल पेश किया गया ठीक उसी वक्त जब बिहार में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है और विपक्ष चुनाव आयोग पर हमला कर रहा है। सरकार चाहती है कि फोकस उस मुद्दे से हटकर इस भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर आ जाए। सरकारी सूत्रों ने साफ कहा है कि ये बिल कानून बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विपक्ष को हम जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा करेंगे। और अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे विवाद को और तूल दे दिया। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने ये कहा कि विपक्ष सिर्फ बिल की कॉपियां नहीं फाड़ रहा था बल्कि कुछ लोग तो पत्थर तक लाए थे। वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा, उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे और उन्हें अमित शाह के चेहरे पर फेंकने की कोशिश भी की। कंगना ने यह भी कहा कि विपक्ष का ये बर्ताव संसद के मान सम्मान के खिलाफ है और इसे शर्मनाक कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या वाकई संसद भवन के भीतर पत्थर लाए जा सकते हैं? क्या सिक्योरिटी इतनी लापरवाह हो सकती है? या फिर कंगना का ये बयान सिर्फ पॉलिटिकल सेंसेशन बनने के लिए है? तो दोस्तों, पूरी कहानी तो अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो ये बिल सिर्फ कानून नहीं है बल्कि सियासी हथियार है। सरकार कह रही है हम साफ राजनीति चाहते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र खत्म करने की चाल है। तो सच क्या है ये जनता को तय करना है। क्या वाकई ये बिल राजनीति को साफ करेगा या फिर ये विपक्षी सरकारों को गिराने का तरीका है? एक बात तो तय है कि इस बिल ने राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर राज्यों से लेकर संसद तक हर जगह दिखेगा। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि नेता अगर जेल में जाएं तो उन्हें तुरंत हटाना जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि ये कानून सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए लाया गया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल द पिलर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही और रिपोर्ट्स के साथ।